तरीका है। तो तो जो आप उसमें देख लो, टू द पावर x बच रहा है उसका क्या करना है? देखो सॉल्यूशन देखो, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ठीक है बार सर। देख लो। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने लास्ट में पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और उसके लिए आपको मैथमेटिकल कंडीशन भी बताई थी। यदि किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यदि किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और यदि स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं दिया है, केवल इंक्रीजिंग बोले या केवल डिक्रीजिंग बोले, तो वो भी आपको बता देते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन अपन लेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब एक बार आप इसमें लिख लीजिए बात। ठीक है, ये आगे आएगी जब आएगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास टोटल 4 टाइप के फंक्शन है। एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों अपन पढ़ चुके हैं। अगली बात जो है वो है यदि आपको फंक्शन केवल इंक्रीजिंग बोला जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आपको ये बताया है इंक्रीजिंग फंक्शन को हम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग बोलो या नॉन डिक्रीजिंग बोलो, दोनों बातें सेम है। क्योंकि यदि आपको कोई फंक्शन दिया है तो वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यदि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब फंक्शन बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो ये फंक्शन में दो चीजें आ गई, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और फंक्शन कांस्टेंट हो रहा है। फंक्शन क्या नहीं हो रहा? तो फंक्शन डिक्रीज नहीं हो रहा, इसलिए अपन इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर यदि अपन डेफिनेशन लिखने जाएं इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो एनी फंक्शन एफ एक्स is said to be increasing function if x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belongs to domain of the function f. This is the definition of increasing function. यह है इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन। कि यहाँ पर आप देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में ये फर्क आया है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यहाँ पर भी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन अब यहाँ पर लेस देन के साथ साथ इक्वल का साइन भी आ गया, तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और नोटेबल बात जो है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप पढ़ रहे हो, तो एप्लीकेशन का क्या यूटिलाइजेशन है सर इसमें? तो एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन ये है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई dx, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हम लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम यहाँ पर केवल ग्रेटर देन 0 ले रहे थे, अब हम यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ साथ यदि इक्वल भी आपको दे रखा है तो फिर हम ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रखती है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वल का साइन भी यदि आ जाएगा तो फिर हम फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन अकेला बोलेंगे। तो ये हो गया इंक्रीजिंग का डेफिनेशन। ठीक है, आप चाहो तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हो कि फंक्शन इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, इंक्रीज हुआ। यदि पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो फिर हम ऐसे फंक्शन को जो बोलते हैं ये फंक्शन ऊपर तो जा रहा है लेकिन कांस्टेंट भी हो जा रहा है, और इस कारण हम इसको स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं डालेंगे, हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज अवर मतलब जैसे जो आप
कंटिन्यूटी वगैरह में आपने कुछ एग्जाम्पल पढ़े होंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे फंक्शन लेता हूं ना, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिया एक्स प्लस वन, और ये मैंने ले लिया मान लो -1 से लेके 2 तक, और फिर मैं ले लेता हूँ 3 जब x का वैल्यू 2 से लेकर 4 तक है, और फिर मैं इसको ले लेता हूँ x 2x प्लस 7 जब x का वैल्यू 4 से लेके 6 तक है। मान लीजिए ये फंक्शन, ऐसे फंक्शन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना, तो उनका शेप ऐसा ही आएगा, और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होते, क्योंकि ये 3 फंक्शन है। यदि आप इसको ग्राफिकली ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ना, तो यहाँ पर क्या दिया बेटा, -1 से लेके 2 तक हमको x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। x प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन होती है, और -1 पर इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, और 2 पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब आप x प्लस 1 को प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। देखिए ये है -1 और ये है 0 +1 +2 यहाँ पर कहीं मिलेगा, तो +2 पे इसकी वैल्यू जो है वो 3 है, ये इस तरीके। और एक चीज और मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाना। 4 दिया है, हम कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करते इसकी, तो 4 पे इसका वैल्यू 3 बनाना चाहिए, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट, तो कंटिन्यूटी भी ब्रेक नहीं होगा। चलिए अब बनाते हैं ग्राफ इसका। तो 2 पे तो वैल्यू 3 आ गया, और उसके बाद 2 से 4 तक कांस्टेंट, और जब आप इसको प्लॉट करो, ये देखिए, तो जब आप फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ये है 2, ये है 4, 2 से 4 तक इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। -1 से 2 तक ये कौन से ग्राफ पे चल रहा है, ये चल रहा है x प्लस 1, यहाँ पर कितना हो गया, ये 3 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये कितना चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है ये 2x माइनस। तो ऐसे फंक्शंस को हम, ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, तो ऐसे फंक्शंस की आपने कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सारी कुछ फाइंड कर रखी है। और जब भी ऐसे फंक्शन जब डिफाइंड होते हैं, आपने ज्यादातर ये क्वेश्चन लिमिट के क्वेश्चन में देखे ऐसे, या फिर कंटिन्यूटी के सवाल में या डिफरेंशियबिलिटी के सवाल में फंक्शन हमको ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो अब आप देख सकते हो ये फंक्शन का, यदि हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करें, तो ये फंक्शन का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। लेकिन जब आप डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बोलोगे, तो ये फंक्शन 2 और 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये 2 यहाँ पर बना लेते हैं एग्जैक्ट 2 पर, और एग्जैक्ट 4 पर आपको ग्राफ में क्या मिल रहा है, शार्प एज मिल रहा है, और जब शार्प एज मिलेगा या कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, तो फंक्शन उन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फंक्शन, ये है स्ट्रिक्टली, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको बताया था कल, ये y बराबर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, या x³ फंक्शन होता है, या फिर जो x होता है, ये सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट ये फंक्शन आपका कौन सा होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। आप देख रहे हो, यदि इस फंक्शन में आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालोगे dy/dx, तो यहाँ dy/dx पॉजिटिव है, इस पर्टिकुलर लाइन पर dy/dx का वैल्यू कितना आएगा, 0, और यहाँ पर जब आप dy/dx कैलकुलेट करोगे तो वो कैसा आएगा, तो पॉजिटिव 0 पॉजिटिव। ठीक है, सर ये हो गया। हाँ बोलो। सर, वो जो इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग वाले इसमें जो एनी एफ एन के बाजू में क्या लिखा है वो, एनी फंक्शन f(x), और इसके बाद इफ एनी फंक्शन इफ, वो तो ब्रैकेट लगा हुआ है। सर इसके बाद एस से कुछ लिखा है ना, एनी फंक्शन f(x) इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, फिर ब्रैकेट x1 x2 से छोटा, f(x1) लेस देन और इक्वल टू f(x2). ठीक है, ओके सर। चलिए, तो ये हो गया अपने पास बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको ऐसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन, देखते हैं अपन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसी को डिक्रीजिंग कर लेते हैं, डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ चेंज आएगा। तो आप ऐसा करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं इसी में डिक्रीजिंग फंक्शन बना देता हूँ। हो जाएगा स्क्रीनशॉट, तो बताइएगा। हो गया सर।
और कोई बच्चा है जिसको कोई डाउट है इसमें? तो ग्राफ में dy by dx is greater than or equals to 0 आएगा ना? क्या बोले? तो greater than or equals to 0 रहना चाहिए ना यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो है। सर नहीं, आपने ये ग्राफ में नहीं लिखे ना। ये ग्रेटर देन है और ये 0 है। कौन से ग्राफ में नहीं लिखे? अच्छा ठीक है, समझ गया। यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ 0 है, यहाँ ग्रेटर देन है। ठीक है, हाँ सर। चलिए दूसरा पेज। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो देखिए डिक्रीजिंग किसको बोलेंगे? अब भाई चेंजेस केवल इतना है। अब हमारा जो है फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग अपन इसको क्या बोलेंगे? नॉन इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग बोलेंगे या फिर नॉन इंक्रीजिंग। डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा? डेफिनेशन में चेंज आएगा एनी फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 x2 से छोटा है बट f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा। मतलब इनपुट आप बढ़ा रहे हो लेकिन आउटपुट कम हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यहाँ पर केवल ग्रेटर देन होता था। यदि अपन डिक्रीजिंग बोलेंगे तो ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल आएगा। भाई क्या हो जाएगा? यदि अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से यदि हम इसकी कंडीशन को देखें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मुताबिक डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा? 0। डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये ऊपर डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा और डिक्रीज होगा। ठीक है, ये फंक्शन का। अब यदि आप कोई एग्जांपल बनाना चाहते हैं तो एग्जांपल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लें? स्लोप नेगेटिव कर देते हैं तो -x प्लस 8(3) और -x ले लेता हूँ। एक मिनट, 4 3 चाहिए ना हमको। तो यहाँ पर जब 2 डालोगे तो 6 आएगा और 4 तक 6 है और जब यहाँ पर 4 डालेंगे तो इसको 6 देना चाहिए तो -4 + 10 करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रेक। अब आप इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना लेना। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओगे, क्योंकि स्लोप नेगेटिव कर दिया, तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, और ये हट जाता है और ये भी हट जाएगा पूरा। अब वैल्यू आपको 6 मिल गई। तो ये फंक्शन का आप ग्राफ पेपर पे जब ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। -1 से लेके 2 तक, -1 से लेके 2 तक ये चल रहा है -x + 8। फिर 2 से 4 तक ये हो गया कांस्टेंट फिक्स 6। फिर 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए 4 से 6 तक ये आएगा -x + 10। ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और इसलिए ये फंक्शन आपका हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर अपन इसको बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग। तो 4 फंक्शन है आपके पास, 4 टाइप के फंक्शन है। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या पूछा गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा तो इनइक्वालिटी भी स्ट्रिक्ट रहेगी, इक्वल का साइन नहीं आएगा। और यदि केवल इंक्रीजिंग या केवल डिक्रीजिंग है तो फिर अपन यहाँ पर इक्वल का साइन भी लेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, तो नोट कर लीजिए इसको। ये था सेकंड पेज। अब अपन चलते हैं अगली कैटेगरी में। सो वेयर वी क्लासिफाइड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ बोलो। सर इसका जो ग्राफ है हमको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके कॉपी में स्टिक करना है क्या? नहीं, तो रफ समझाने के लिए बनाया है
ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़ी अपन ग्राफ के ऊपर ग्राफ प्लॉट करेंगे। थर्ड पेज Okay, देखते हैं। हाँ डिक्रीजिंग क्या, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा एक कांस्टेंट पॉइंट आना चाहिए। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में केवल ये है कि कोई पॉइंट्स आपको ऐसे मिलते हैं जहां पर फंक्शन कांस्टेंट, मतलब तीन बातें आपको बताई, कोई फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होता है या कांस्टेंट होता है या डिक्रीज होता है। अब यदि आपको केवल इंक्रीज केवल इंक्रीज केवल इंक्रीज ऐसा मिल रहा है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। अब ऐसा हो जाए कि यदि इंक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है। हाँ सर। अब यदि कोई फंक्शन ऐसा हो जाए कि इंक्रीज भी हो जाए, कांस्टेंट भी हो जाए, डिक्रीज भी हो जाए, तब अपन उसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ गया? हाँ सर। चलिए सर हाँ सर जैसे अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए मतलब लेफ्ट साइड से ग्राफ को देखते हुए आते हैं ना, तो सर वैसे ही अगर y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई स्ट्रेट लाइन रहे तो उसके लिए कैसे देखेंगे? वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन रही हाँ तो वो तो वर्टिकल टेंजेंट है ना, वहां पे तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, उस पर आप डेरिवेटिव ही नहीं निकाल पाओगे, अच्छा हाँ। है ना। हाँ सर, और सर ये बोलना सही होगा कि मतलब ऑल इंक्रीजिंग फंक्शन आर मेनी वन? इंक्रीजिंग, अच्छा इंक्रीजिंग बोले, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब ही है कि उसका डेरिवेटिव जीरो या फिर जीरो, मतलब फंक्शन में कुछ वो इंटरवल के लिए होगा बेटा, लेकिन है ना, किसी इंटरवल में, पॉइंट पे तो नहीं, क्योंकि इंटरवल आएगा तभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। अपन पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बोलते। अपन ने जितनी बातें पढ़ी हैं वो किसी इंटरवल में पढ़ी हैं फंक्शन को, तो अपन ये बोल सकते हैं हाँ उस पर्टिकुलर इंटरवल में यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फिर फंक्शन मैनी वन होगा उस इंटरवल। ओके सर। हाँ अरे मयूर आए हैं क्या आज क्लास करने के लिए? देखते हैं मयूर हैं कि नहीं। मयूर आज, मयूर तो आज भी नहीं है। मयूर 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 है क्या? आवाज आ रही है मयूर? नहीं मयूर नहीं है। मयूर तो रिकॉर्डेड ही देखता है, पीटीएम में तो आया था, क्लास में नहीं आया। चलिए ठीक। हाँ तो मैं अब डिस्कशन कर रहा था, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ, लाइन में पढ़ा है क्या? सर वो ऐसा का एक बार फुल फॉर्म बताइए तो। क्या बोल रहे साहिब? सर वो ऐसा का फुल फॉर्म एक बार बताइए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके सर। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो तीन टाइप के होते हैं, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, और ऐसा जो कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन दोनों नहीं होगा वो। सबसे पहले अपन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इसमें क्लासिफिकेशन में कॉनकेव अप। सिंपल सा डेफिनेशन है, यदि आप किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें पॉजिटिव आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव निकालें पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे कॉनकेव अप फंक्शन। तो एनी फंक्शन एफ एक्स is said to be concave up, any function fx is said to be concave up if f dash x is greater than 0 and f double dash x is also greater than 0 for all x belongs to domain of the function f। फंक्शन के डोमेन के हर पॉइंट पर यदि फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड
बोथ डेरिवेटिव आर पॉजिटिव, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो रहेगा ही इस केस में, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के साथ साथ ये शेप कैसी देता है, तो ये कॉनकेव अब शेप देगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस में, ये शेप जो होती है ऐसी इस तरीके से जो कटोरा टाइप बना होता है ऊपर तरफ खुला हुआ, इसको अपन बोलते हैं कॉनकेव अप शेप। ये कहलाएगा आपका कॉनकेव अप शेप। इस फंक्शन के लिए ये हमारा y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, और इस फंक्शन में आप देखोगे कि मैं फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं या फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालूं, बोथ दी डेरिवेटिव्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये शेप आपकी कहलाएगी कॉनकेव अप। जैसे कि आप y बराबर एक्स स्क्वायर देख लो, y बराबर एक्स स्क्वायर को आप केवल राइट हैंड साइड देखो, ओपन अपवर्ड पैराबोला राइट हैंड साइड, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो एक्स स्क्वायर का जो शेप होता है राइट हैंड साइड वो इस तरीके से जाता है, कॉनकेव अप शेप है। और आप यदि एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x आएगा, और जब आप x को पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव उसका 2 आता है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आता है, सेकंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आता है। तो ये शेप है आपकी कॉनकेव अप शेप। सर अगर उसका कांस्टेंट हो जाए तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना? कांस्टेंट हो जाए मतलब? तो जैसे अभी अपने केस में 2 हो गया हो। हाँ 2 हो गया तो वो तो पॉजिटिव नंबर आ गया ना, ये तो हमने लेके यदि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव 2 मतलब पॉजिटिव आया। अब मान लो कोई सर, ऐसा फंक्शन लेते यदि वो 2x का नेगेटिव आ साइन जाए। पॉजिटिव। अबे धन हो तुम लोग, हम बोल रहे हैं आपने एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर लेना है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो जब आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, यहाँ पर ये नंबर डालोगे तो कैसा आएगा पॉजिटिव, और जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो 2 आएगा, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप जब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को 0 से इंफिनिटी तक प्लॉट करोगे तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का 0 से इंफिनिटी तक जो ग्राफ है वो ऐसा है। एक्चुअली क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का पूरा ग्राफ ये है, ऊपर अपवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, लेकिन हम केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, और जब अपन पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं इसलिए हमने ग्राफ को केवल 0 से लेके इंफिनिटी तक डिफाइन करना है। ठीक है, अभी बात समझिए आपको? यस सर। तो ये हाँ, इसकी इस तरफ वाली जो शेप है, ये जो शेप बनती है ये कहलाती है कॉनकेव अप शेप, ऊपर तरफ खुला हुआ, ये है कॉनकेव अप। तो अब आप कॉनकेव डाउन बना सकते हैं। तो दूसरा जो हो जाएगा कॉनकेव अप है, अब दूसरी कैटेगरी इसकी क्या हो जाएगी कॉनकेव डाउन। तो सेकंड पॉइंट आप लिख लें कॉनकेव डाउन। दूसरा क्या बनेगा बेटा इसमें, दूसरा बनेगा कॉनकेव डाउन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पूरी डेफिनेशन वही है, बस एक छोटा सा चेंज आएगा, वो आप समझ गए होंगे। और वो डेफिनेशन में चेंज क्या आएगा, एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉनकेव डाउन। ठीक, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो डोमेन के किसी भी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं। तो ऐसी शेप को अपन बोलेंगे कॉनकेव डाउन शेप। अब वो कॉनकेव डाउन शेप आपकी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आप निकालो तो वो नेगेटिव आना चाहिए। तो कॉनकेव डाउन बेटा ये वाली शेप नहीं होगी जो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, क्योंकि उसका यदि आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो तो 2x आता है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए 2x का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। तो वो ये चीज नहीं है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं। कॉनकेव डाउन वाला जो ग्राफ हो जाएगा वो मतलब इंक्रीजिंग बनाना है और कॉनकेव डाउन बनाना है, तो शेप जो आएगा वो इस तरीके से शेप आएगा। यह है कॉनकेव डाउन, ऊपर तरफ जाता हुआ है, इंक्रीज कर रहे हैं मतलब बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है, बट शेप इसकी ऐसी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी भी पॉइंट पर चाहे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होने का मतलब है
कि जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाओगे तो वो लाइन हमेशा एक्यूट एंगल बनाए। ऐसे यहाँ पर भी जब आप टेंजेंट लाइन बनाओगे तो वो एक्यूट एंगल बनाए। लेकिन यदि आप शेप ये वाला ले लेते, इसका दूसरा वाला शेप, तो यहाँ पर जब टेंजेंट बनाओगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाए। ठीक है, तो हम कॉनकेव डाउन इस पोजीशन को बोलेंगे। यहाँ पर इस टाइप के फंक्शन में फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव जब आएगा तो शेप ऐसी बनेगी, इसको कॉनकेव डाउन पोजीशन हम बोलेंगे। और अब थर्ड और लास्ट कैटेगरी, कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाए। तो आप जानते हो सेकंड डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब है, यदि अपन फिजिक्स में देखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव जीरो का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो फिर उस केस में, थर्ड केस में, जब कोई फंक्शन ना तो कॉनकेव अप हो ना कॉनकेव डाउन हो, तो तीसरा और लास्ट पॉसिबिलिटी इसमें क्या बनेगा? कोई कुछ बोल रहा था क्या बीच में? हेलो मयंक, मयंक कुछ बोल रहे हैं क्या मयंक? चलिए आवाज नहीं। हाँ अंशु बोलो। सर अगर ये ग्राफ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो 10 की वैल्यू भी अलग नहीं आती? सेकंड क्वाड्रेंट में? हाँ सर। कौन से 10 की वैल्यू? सर आपने बोले टेंजेंट टेंजेंट जो देखो, एंगल बन रहा है एक्स से। आप देखो, यदि इसको उठा के यहाँ भी बनाओगे तभी भी जो एंगल एक्यूट ही बनेगा ना। एंगल तो कहीं भी बनाओ, एंगल तो एक्यूट ही बनाओगे ना। ये ग्राफ को उठा के यहाँ बना दिया, अब उस पर जब टेंजेंट लाइन बनाओगे तो वो एक्यूट एंगल ही बनाएगी ना। सर और इसकी मिरर इमेज नहीं होगा ना फिर? नहीं। ओके सर। थर्ड केस आप देखो, एग्जांपल बता दो इसका। रूट एक्स करके देखो बेटा, रूट एक्स, रूट एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आता है? रूट एक्स का ग्राफ देख, है ना? 1/2 एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर रूट एक्स। अच्छा, आप ये जानते हो कि रूट फंक्शन केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। ये डिफाइन ही कब होगा, इसका डोमेन क्या बनेगा? यदि मैं इसका डोमेन लिखूंगा तो डोमेन क्या है इसका? क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट निकलता ही नहीं है। अब यदि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें एफ डैश एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आता है? 1/2 रूट एक्स। और जब आप एक्स को कोई पॉजिटिव नंबर डालोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अब जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा? एक्स पावर -1/2 सामने आ जाता है, तो -1/4 एक्स पावर 3/2, देखना करके यही आता है। ठीक है, तो ये कैसा आता है बेटा अपने? ठीक है, ये बनता है। और रूट एक्स का आप यदि ग्राफ देखो तो रूट एक्स का ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ग्राफ ऑफ रूट एक्स फंक्शन जो है वो ऐसा है, दिस इज ग्राफ ऑफ रूट एक्स। ये y बराबर रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ। तो ये जो शेप बनाते हैं ना आप, ये कहलाती है कॉनकेव डाउन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, नोट कर लो। अभी कोई डाउट है इसमें तो और पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये ग्राफ 0 से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं, ये तो डिपेंड करेगा ना कि आपने फंक्शन कहाँ से लिया। मैं तो एक ओवरऑल बीच में से शेप बताया कि ओवरऑल जब देखोगे शेप तो वो हो सकता है वही नीचे से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है ऊपर बन जाए, हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। मैं तो एक ओवरऑल शेप बताया आपको, है ना। तो जनरली अपन शेप फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं, इसलिए मैं वैसे ही जैसे इसको बनाया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे ही इसको बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटा? यस सर। सर हाँ मींस जब कौन सी अपन, भी कोई हाँ भी जब अपन, क्वाड्रेंट में आ सकता है? हाँ कोई से भी क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, और वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है। जैसे अपन अब ये रूट एक्स फंक्शन को प्लॉट किए हैं, तो ये अपन को अब एग्जैक्टली पता है कि भाई 0 यहाँ डालेंगे तो y 0 आएगा, तो ये 0 0 से पास होता है, इसलिए मैंने इसको फिर 0 से पास होता हुआ प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो अपन बेसिकली शेप पे जा रहे हैं कि इसकी शेप आप यहाँ से देखोगे तो ऐसी बन रही है, और यही शेप यहाँ पर बन रही है। इसको अपन बोलेंगे कॉनकेव डाउन शेप, और इसको अपन बोलेंगे कॉनकेव अप शेप। ठीक है मानसी?
यस सर। और तीसरी और लास्ट पॉसिबिलिटी अब बेटा इसमें क्या हो जाएगी, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आ रहा है, बट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव यदि 0 हो जाए तो अपन उसको बोलेंगे नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन। तो तीसरा पॉइंट डाल के ऐसा लिख लेते, और अब मैं लिख रहा हूं कि इफ फॉर फंक्शन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बट आप फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालें और वो 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन f, तो उस केस में जो ग्राफ ऑफ फंक्शन होगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए ना तो उसकी शेप ऊपर कॉनकेव अप होगी ना कॉनकेव डाउन होगी। उस केस में हमेशा जो फंक्शन का ग्राफ है इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है, यदि फिजिकल मीनिंग देखें तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, और एक्सेलरेशन 0 हो गया का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, और स्ट्रेट लाइन में है इसलिए कर्व नहीं बन रहा है, कर्व नहीं बन रहा है इसलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आता है। तो तीन टाइप के शेप होते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में, या तो शेप आपकी कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन, या फिर ऐसी शेप बनेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये तीसरा और लास्ट कैटेगरी है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब आप इसको थर्ड पॉइंट को भी लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं पेज नंबर चेंज कर रहा हूं और यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बात कर रहा हूँ आपसे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं, और इसके क्लासिफिकेशन में भी सबसे पहली जो शेप है हमारी कॉनकेव अप शेप है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन हो सकता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में अपन अब पढ़ रहे हैं कॉनकेव अप। क्या आएगा कॉनकेव अप में, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो जो शेप आपको मिलेगी वो कॉनकेव अप मिलेगी। बनाते हैं शेप अपन इसका, तो एग्जांपल बताएं कॉनकेव अप का। तो ये है ऊपर से नहीं, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बना रहे थे ग्राफ तो नीचे से ऊपर बना रहे थे, अब जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर से नीचे बनाएंगे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि फर्क ये है, इंक्रीजिंग का मतलब इनपुट जैसे जैसे बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ना चाहिए, इसलिए ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा इंक्रीजिंग में। और यदि डिक्रीजिंग बोलेंगे तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आउटपुट कम हो रहा है, तो इसलिए ग्राफ ऊपर से नीचे बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेप आपको मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, यह है ओपन अपवर्ड फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्जाम्पल आपको पता ही क्या, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपने ग्राफ लिया था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वो अपन ने राइट हैंड साइड लिया था,
वही एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ पर ये फंक्शन ले रहे हैं वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो जब आप इस फंक्शन का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे कर देते हैं, तो ये फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आता है, ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, यू शेप बनता है, आधा यू लिया है, उस तरफ वाला यू छोड़ दिए, यू बना लेना इसको, एग्जैक्ट यू नहीं बना है ये। ठीक है, और इसको पूरा करोगे तो वो पैराबोला बन जाएगा ओपन अपवर्ड। इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपन निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो वो आता है 2x। अब जब आप x को कोई नेगेटिव नंबर डालोगे तो ये नेगेटिव आता है, और जब आप इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 2, जो कि आती है पॉजिटिव। ये है शेप, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है अब आपको तो पूछ लीजिए। चलिए, कॉनकेव डाउन लिख लीजिए अब दोनों, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन में दोनों के साइन सेम हो जाएंगे। रेड कलर का पेन, चलिए खैर कोई नहीं। कॉनकेव डाउन, हाँ डेफिनेशन वही है, साइन बट चेंज कर देना, एनी फंक्शन एफ एक्स, एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉनकेव डाउन इफ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो नेगेटिव और सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव। साइन अपोजिट से, यहाँ साइन सेम। कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन। डायग्राम में डायग्राम देख लीजिए, ये है डायग्राम। ये है कॉनकेव डाउन, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव। देखिए आपने कहीं पर भी स्लोप निकालेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, स्लोप निकालेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा सर ये एंटर कर रहा है। इतनी जोर से कान में बोल देते हैं मैं डर जाता हूँ। थर्ड और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें 0 आ जाए, और सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव आए, और सेकंड डेरिवेटिव निकालो वो 0 आ जाए। ठीक है, थर्ड और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि इफ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव एंड फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन है, उस केस में ना तो ये शेप मिलेगा ना तो ये शेप मिलेगा, तो उसको अपन ना तो कॉनकेव अप बोलेंगे ना कॉनकेव डाउन, और इस तरीके से ग्राफ ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा। ठीक है, खत्म हो गई ये 3 कैटेगरी, नोट कर लीजिए। तो सेकंड वाले के लिए अपन एक्स क्यूब एग्जांपल ले सकते हैं क्या, माइनस ऑफ एक्स क्यूब? -1 एक्स क्यूब नहीं, एक्स क्यूब कहाँ पर है, एक्स क्यूब का तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, एक्स क्यूब में कहीं ऐसी शेप आती ही नहीं है। आपने ऐसी शेप वाले ग्राफ देखो, आपने जितने बनाए हैं इसमें शायद ही ये ग्राफ अपन ने इस तरीके की शेप वाला बनाया है, क्योंकि बाकी तो सारी शेप अपन को मिलती हैं। सेकंड एग्जांपल क्या रहेगा? सेकंड का एग्जांपल आपको सर्च करना है। ठीक है सर। हाँ ऋषभ बोधे बताओ सेकंड का एग्जांपल, मानसी तुम बताओ। कॉनकेव डाउन, सर वो बोलो। बोलो। सर चैट में भेजा।
कॉट इनवर्स एक्स सर एक स्पेसिफिक डोमेन में। हाँ, स्पेसिफिक डोमेन यदि आप करोगे तो हो सकते हैं। एग्जैक्ट ओवरऑल तो अपन बोल ही सकते, जैसे इनको बोल रहे थे अपन, तो ऋषभ बोधे बोला है कॉट इनवर्स एक्स। मानसी मानसी का आंसर नहीं आ रहा है। सर तो आपने, हाँ बोलो। सर माइनस एल एन एक्स बोल सकते हैं। माइनस एल एन एक्स। माइनस लॉग एक्स। हाँ हाँ, माइनस का ग्राफ लेकिन उसमें आएगा कैसे? माइनस पहले, एल एन एक्स एक्स पॉजिटिव। मतलब log 1/x हो गया ना वो तो। हाँ log 1/x हो गया ना। आपने इतने सारे फंक्शन बनाए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। सर कितने माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा क्या? नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा अबव दी एक्स एक्सिस होता है और माइनस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा बिलो दी एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में एक पर्टिकुलर पार्ट आपको लेना पड़ेगा, पूरा नहीं लोगे। राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आप बोल सकते हो उसमें। ठीक है, मतलब ये ग्राफ को मैं पलट दूं, ये पूरा नहीं लेके केवल इतना पोर्शन लोगे तो ये जो शेप बन रहा है ये हो जाएगा। सर कॉस इनवर्स भी ले सकते हैं। बहुत ले सकते हैं, वही मैं बोला कि आपको इतने ग्राफ बनाए हैं, आप इन ग्राफों में देख लो जिसकी शेप ऐसी आएगी वो आपका, ठीक है, कॉनकेव डाउन पोजीशन जिसकी पोजीशन। आपको केवल ये मत पहचान होगा, आपको कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, आपको ये करना है। पूर्वा बोल रही है माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो मैंने बोला बेटा माइनस एक्स स्क्वायर में आधा पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट मत लेना, इस तरफ वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट लोगे तो हाँ ये शेप बनता है, ये कॉनकेव डाउन पोजीशन है। तो मैं आपको बस वही बोला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी दो शेप हो सकती है, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी दो शेप हो सकती है, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। अपन ने इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, वो सारे एग्जाम्पल में से आप पार्ट में सर्च करोगे तो ग्राफ ऐसा कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 4 10 फंक्शन आपको मिल जाएंगे जो कॉनकेव डाउन पोजीशन पे। चले, सर हाँ बोलिए मानसी। सर जो x+1/x का जो फंक्शन है -1 से 0 तक कंसीडर कर सकते हैं क्या? x+1/x कितना बेटा? सर फंक्शन जो x+1/x है हाँ हाँ -1 से 0 तक। हाँ, वो कितने पे काय पे बोल रही है, मतलब क्या बोल रही है, एक बार फिर से रिपीट करो। सर जो फंक्शन है x+1/x उसका जो हम्म, ग्राफ है उसका जो -1 से 0 तक का पार्ट है तो वो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कॉनकेव डाउन में। -1 से 0 तक। हाँ, मैं बनाता हूँ एक मिनट, x+1/x बनाता हूँ। x+1/x बनाता हूँ मैं। fx बराबर x+1/x का आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है। ये इसकी शेप बेटा आप ऐसी बनाते थे, ये 2 था और ये माइनस, ऐसी शेप बनाते हो बेटा। 2 बोल रहे हैं उसको, सॉरी 1, और ये -1, यहाँ पर आता है 2 और यहाँ पर आता है -2। ठीक है बेटा, ये बोल रही थी ना तुम -1 से 0 मानसी। हाँ सर हाँ। ठीक है बेटा, तो वही आपको कितने ग्राफ बनाए बेटा उसमें आप देखना, कहीं ना कहीं ऐसे फंक्शन मिल जाएंगे बहुत सारे जो ये पोजीशन रखते हैं। चलते हैं ओपन आगे, ये x+1/x का ग्राफ है, इसको याद रखना। हाँ, तो अब
समय इजाजत नहीं दे पाएगा आगे, क्योंकि मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा तो खत्म नहीं होगा, हम हेडिंग ही डाल पाएंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन, और इसमें जो अगली क्लास में, कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए इस पर बेस में कुछ क्वेश्चन आज आपको डालूंगा, आप सॉल्व करिएगा, और अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिएगा उन क्वेश्चन को, ठीक है। एक आधी क्वेश्चन आपका मैं जो कल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताए ना, उस पर डालूंगा एक क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क में, और एक 2-3 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, और कौन सा टॉपिक था, ओके 2-3 क्वेश्चन ये हैं। और हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट था सर, आपको सेंड करूँ अभी? अभी कर दो, लेकिन अभी तुरंत मेरी क्लास लगी है, मैं क्लास के बाद बताऊंगा बेटा, ठीक है सर, आप देख लेना उसे। हाँ हाँ ठीक है। तो कल अपने 1 मिनट साहिल, कल अपने पॉइंट रहेंगे, कल मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूँ। कल अपन डिस्कशन करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे, और साथ में हम कैलकुलस की हेल्प से 2 गिवन फंक्शन में कंपैरिजन करेंगे कि आपको 2 फंक्शन दे दिए जाएं और आपको ये पहचानना है कौन सा फंक्शन किस फंक्शन से बड़ा है। तो अपन कल उस पर डिस्कशन करेंगे, साथ में क्रिटिकल पॉइंट डिस्कशन, ये 2 पॉइंटों पे अपन कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। सर बोलो। हाँ बोलो। सर जो आप ऑफलाइन में पढ़ाते हो वही पढ़ा रहे हो ना अभी भी? हाँ सेम, लेकिन आज ऑफलाइन में क्लास वहाँ हुआ नहीं है मानगापुर में, ठीक है, लेकिन कल इंदौरा ब्रांच में होगा, और कल हम यही पढ़ाएंगे। और आगे से ऑफलाइन क्लास में 1 बच्चा आए या 2 बच्चा आए या 10 बच्चे आए या पूरी क्लास आए, जो वहाँ पढ़ाएंगे वही यहाँ पर पढ़ाएंगे, सेम ही रखेंगे सिलेबस, ठीक है। सर तो डाउट आप क्लासेस कब शुरू होंगे ऑनलाइन? डाउट क्लास अभी देखो शेड्यूल बोलते हैं सर को, क्या है अभी बना, टाइम टेबल आएगा तो उसको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। टाइम टेबल आज रात तक आ जाएगा। ठीक है सर। ओके, तो बाय एवरीवन, मिलेंगे बाय कल की सर। क्लास में।